तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं वीआईपीज पॉइंट। आज है दिनांक 25 जून 2020 और आज की करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, किस राज्य सरकार द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शंस हैं आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो जिसका जो आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की सरकार ने ये एक टू खेलो और एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की है, जिसका जो इंग्लिश है अनुवाद है वो है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। यह जो योजना है वो 25 जून 2020 से प्रभावी हो जाएगी, यानी आज से। यह योजना कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के दौरान छात्रों को संलग्न करने के लिए एक गतिविधि आधारित शिक्षण परियोजना है। योजना के अनुसार छात्रों को व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से सीखने और मनोरंजन की गतिविधियों के अलावा ऑडियो और वीडियो सामग्री भी प्रदान की जाएगी। राज्य शिक्षा का जो जिला मुख्यालय है वो सभी शैक्षणिक संस्थानों को ये सारी चीज़ें जो सामग्रियां हैं वो मुहैया कराएंगी। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार। जी हाँ, इसका सही उत्तर है असम। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो ये प्रज्ञान भारती योजना है वो शुरू की है। असम प्रज्ञान भारती योजना उन सभी श्रेणी के छात्रों के लिए लाभकारी होगी जो सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के अनुसार छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी। इस योजना के तहत जो बच्चे हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको मुफ्त जो है यूनिफॉर्म और जो भी बुक्स हैं, किताबें हैं, वो मुहैया कराई जाएंगी। और सरकार उन जो स्नातक के छात्र हैं उनको 1,000 रुपये, और जो परास्नातक यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 2,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में देगी। और सरकार शैक्षणिक ऋण के लिए छात्रों को 50,000 रुपये की एक मुफ्त सब्सिडी देने के लिए भी तैयारी कर रही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार और कर्नाटक। तो जिसका जो आंसर है वो है झारखंड। झारखंड सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक, जिसको हम शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना जॉब कार्ड कह सकते हैं। यह योजना मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री ये प्रश्न बनता है झारखंड के, तो वो हैं हेमंत सोरेन। अब ये जो है उन्हीं का किया जा रहा है, यानी ये उन्हीं की मतलब योजना है। ये योजना 100 दिन की नौकरी की गारंटी देता है वहाँ के गरीबों को। जो शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी जो मनरेगा है कि समान रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गरीबों और ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा रसोई योजना नामक योजना शुरू करेगी? आपके ऑप्शंस हैं केरल, राजस्थान, पंजाब, झारखंड। जी हाँ, जो आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान की सरकार जो है वो इंदिरा रसोई योजना नामक योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का जो लक्ष्य है, कोई भी भूखा न सोए। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितने? पूरे 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी। चलिए, अब सभी जानते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं, जैसे बेतवा नेशनल पार्क है और दीमा नेशनल पार्क है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है, पहली बार रद्द हुआ अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है?
ये किस राज्य का मेला है, इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असम। जी हाँ, असम। अम्बुबाची मेला असम में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है, जो कि वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अम्बुबाची मेला 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है और इसका जो संचालन है करीब 1565 से लगातार होता रहा है और कभी भी इसको रद्द नहीं किया गया, लेकिन इस बार इसे रद्द किया गया है। अम्बुबाची मेला मानसून के मौसम में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक हिंदू मेला है और देवी कामाख्या के मासिक धर्म के वार्षिक उत्सव का उत्सव है। कामाख्या मंदिर असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ी पे है? नीलाचल पहाड़ पे है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कामाख्या मंदिर कौन सी पहाड़ी पे है? नीलाचल। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न जो कि तो आ गए हम छठवें प्रश्न की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। छठा प्रश्न इस प्रकार है, सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा टूल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं फेक बैन, डिलीट कॉर्नर, इमेज सर्च टूल और कैच फॉरएवर। इसका आंसर है सी, इमेज सर्च टूल। जी हाँ, गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, एक टूल लॉन्च किया हुआ है जो है इमेज सर्च टूल, जो जितने भी फर्जी वीडियोस हैं जो गलत जानकारी देते हैं या इमेजेस हैं उनको लेबलिंग करेगा और लोगों के सामने उसको आने से या तो रोकेगा या खुद ब खुद उसको कैटेगराइज कर देगा कि हाँ ये फर्जी न्यूज़ है, ये इसमें कोई सत्यता नहीं है, ताकि लोग इससे भ्रमित न हों। क्योंकि इसी के भ्रम के चक्कर में बहुत सारे जो पोस्ट लॉन्च किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जिससे बहुत सारी गलतफहमियां आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला प्रश्न जो कि है 7वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, लखनऊ। तो जिसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी उसमें इस कुशीनगर को, इस जिले के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका आदि जैसे देशों के जो बौद्ध अनुयायी हैं वो यहाँ पे आसानी से आ सकें, जिसके लिए ये योजना बनाई गई, ये मंजूरी दी गई, जिससे उत्तर प्रदेश का भी विकास आगे हो सकेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे जो कि है 8वां। पाकिस्तान की किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है? ऑप्शंस हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, एडबाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है, जिसमें जो खर्च आएगा वो करीब करीब है 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। और ये जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण का मंदिर है, जो कि 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न नंबर 9। वो इस प्रकार है, निम्न में से किसने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी गई है? यानी अब जो छोटे छोटे हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो बीमा कंपनियां भी इन हेल्थ इंश्योरेंस को ऑफर करेंगी। जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं LIC, IRDA, वित्त मंत्रालय, SDFC। तो जो इसका सही आंसर है वो है IRDA, ऑप्शन नंबर बी। अब जानते हैं इसमें से क्या है। जो IRDA है उसको बोलते हैं द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बीमा कंपनियों को छोटी अवधि के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दी है, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कवरेज दी जाएगी। यह पॉलिसी अवधि जो है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 3 महीने और एक जो दूसरा है वाला है वो है 11 महीने। यानी ये 2 छोटी छोटी अवधियों के हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी ऑफर की गई है। और इसका कौन संचालन किया है, किसने इसको मंजूरी दी है? IRDA ने। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल जो निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी?
आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, अभिनेत्री। तो जो इसका आंसर है वो है सामाजिक कार्यकर्ता। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बाल कल्याण परिषद, जिसको ICCW के नाम से भी जानते हैं, उनका अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें चुना गया था और उन्होंने इस पर सेवाएं भी दी थी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा कर दी है कि हाँ, मैं इस दावेदारी को, मतलब हमारे यहाँ ये नहीं आएगा, हमारे यहाँ ये आयोजन नहीं होगा। जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं: जापान, रूस, ब्राज़ील, भारत। इसका ऑप्शन है, जो आंसर है वो है पहला, जो है जापान। जी हाँ, जापान फुटबॉल संघ ने सोमवार को 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता एकदम साफ हो गया है, यानी इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों ही महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन करा सकते हैं। महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट जो था 2019 में फ्रांस में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को इस महीने की शुरुआत में फीफा से सर्वश्रेष्ठ आकलन अंक मिले थे। जापान की जो दावेदारी है वो दूसरे नंबर पर थी और कोलंबिया जो था वो तीसरे नंबर पे था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है 12वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसको IWF, ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? IWF ने किस देश के उपकरणों को यूज़ करने से मना कर दिया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं: अमेरिका, जापान, चीन, पाकिस्तान। तो जी इसका जो सही आंसर है वो है चीन, यानी जो IWF है वो चीन के जितने भी सामान हैं उनको यूज़ करने से मना कर दिया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले जितने भी उपकरण हैं उनको खराब बताते हुए चीनी खेल प्राधिकरणों के बहिष्कार की मांग की है। महासंघ ने चीनी कंपनी ZKC से पिछले 4 साल भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। महासंघ ने कहा कि जो इनके उपकरण हैं वो बहुत ही खराब और घटिया किस्म के हैं, भारोत्तोलक उनका जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो हाल ही में लद्दाख के गलवान घाटी में जो कांड हुआ है, चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों को मारा है, ये उसी को ये देखते हुए मद्देनज़र जो है कार्रवाई की गई है। लेकिन IWF का ये अपना मानना है कि जो भी इनके सामान थे वो क्वालिटी में अच्छे नहीं थे, इसलिए इनका जो है करार जो है वो रद्द किया गया है। अब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 13वां, जो इस प्रकार है: कौन सा संगठन 30,000 वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है जिसका ऑर्डर जो है PM केयर फंड से किया गया था? जी हाँ, इसके ऑप्शंस हैं DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिंदल ग्रुप और हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? जी हाँ, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत सरकार ने इसी को ऑर्डर दिया हुआ है। कितने वेंटिलेटर्स का? 50,000। मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित अभी किए जा चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि PM फंड जो है, या जो PM केयर्स फंड ट्रस्ट जो है वो आवंटित करेगा। इन वेंटिलेटरों को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। आज तक कुल 1,340 वेंटिलेटर डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि कुल 2,923 वेंटिलेटर अभी निर्यात किए गए हैं। 30 जून तक 14,000 वेंटिलेटर देश भर में विभिन्न सरकारी कोविड अस्पतालों में वितरित किए जा चुके होंगे। कुल 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 का निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
करेगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 14वां। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जी हाँ, सभी जानते हैं इस कोरोना महामारी में सभी बच्चों के लिए जो काम काज का और बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई का जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो विकास मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? और ऑप्शंस हैं युक्ति, ऑप्शन नंबर बी है युक्ति 2.0, ऑप्शन सी लर्निंग ऑनलाइन, ऑप्शन डी ई लर्निंग। तो जी इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन बी युक्ति 2.0, या जिसको 2.0 भी बोल सकते हैं, पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। जो ये युक्ति है 23 जून 2020 को जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, कौन है वो? जी हाँ, रमेश पोखरियाल ने युक्ति 2.0 का शुभारंभ किया। युक्ति 2.0 वेब पोर्टल पहले संस्करण का एक तार्किक विस्तार है, यानी जो इसका पहला वाला जो संस्करण आया था वो था युक्ति, सिर्फ युक्ति, YUKTI, जिसका मतलब है यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब जो उच्च शिक्षण संस्थानों से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए ये जो युक्ति पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया था, और उसका जो श्रेय है वो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री को जाता है, और उन्होंने ही इसे लॉन्च किया था। तो चलिए चलते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है 15वां। किस ई कॉमर्स पोर्टल ने विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जेम, बी जेप, सी जेन, डी जेड। ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इनमें से कौन सा आंसर है वो? जी हाँ, जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, यानी फर्स्ट जो आंसर है ए, वह इसका आंसर है, जो इस प्रकार है, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सरकारी निकायों के लिए ऑनलाइन खरीद मंच गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। जेम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन है। नए विक्रेताओं को अनिवार्य करने के अलावा जेम उन विक्रेताओं को भी अनिवार्य करता है जिन्होंने पहले ही अपने उत्पादों को मूल देश को अपडेट करने के लिए अपलोड कर दिया था। यदि कोई विक्रेता इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उन्हें एक चेतावनी दी जाएगी कि यदि उनके उत्पाद अपडेट नहीं किए हैं तो उन्हें तुरंत ही हटा लें या उसे अपडेट कर लें,